हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटोन केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है दैया और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा आइसोमेरिज्म का। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस करा था कि मेटामर्स क्या होते हैं और रिंग चेन आइसोमर्स क्या होते हैं। ये हम लोगों ने पूरा अच्छे से कवर कर लिया था एंड मैंने आपको बताया था कि जो टोटोमेरिज्म वाला पोर्शन है वो मैंने पहले ही बना दिया है, वो आपको उसी वीडियो में जा करके देखना है। उसमें पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि टोटोमर्स क्या होते हैं। कुछ जो चीज़ें हैं वो मैंने वहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मेथड आता है ड्यूटेरियम एक्सचेंज मेथड। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम लोगों ने कैटाइनोट्रोपी तो डिस्कस करी है लेकिन हमने एनाइनोट्रोपी को वहाँ डिस्कस नहीं करा है। तो वो सब चीज़ें जो है वो हम लोग जब हम स्ट्रक्चरल पूरा एंड कर चुके होंगे तो उस टाइम हम लोग वो सब चीज़ें डिस्कस कर लेंगे कि ड्यूटेरियम एक्सचेंज मेथड क्या होता है, एनाइनोट्रोपी क्या होती है, किस तरीके से इसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग जब पूरा स्ट्रक्चरल कंप्लीट हो जाएगा तो जो लास्ट वाला लेक्चर रहेगा स्ट्रक्चरल का उसमें सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ये है कि हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से कि स्ट्रक्चरल आइसोमर कैसे बनाया जा सकता है। समझ में आया? तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर कैसे बनाया जाता है। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको कोई फार्मूला दिया, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने दिया आपको C4H9O ऐसा कुछ फार्मूला दे दिया। आपसे पूछा गया कि इसके पॉसिबल आइसोमर बना के दिखाओ, या मैंने आपसे पूछा कि इसके पॉसिबल अल्कोहल बनाओ, मैंने पूछा इसके पॉसिबल ईथर बनाए। तो ये जब आप ड्रॉ करेंगे तो कई बार ऐसी मिस्टेक हो जाती है आपसे कि जो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बनती है वो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर या तो ज़्यादा हो जाती है या फिर नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कम हो जाती है। हम अच्छे से पूरा प्रॉपर ढंग से एक्यूरेट आंसर नहीं ला पाते हैं क्योंकि हमें वहाँ पे आंसर क्लियरली पता नहीं होता है कि इसका आंसर यही होना चाहिए। तो वहाँ हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और हम जब स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो हमारे माइंड में कोई दूसरी स्ट्रक्चर ध्यान में नहीं आती है। तो कई बार कम नंबर बन जाते हैं और कई बार ज़्यादा बन जाते हैं, तो हम आंसर गलत टिक कर देते हैं। और मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया है कि जब भी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है और उसमें अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछी है, सपोज कि कुछ बड़ा मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है जिसमें 6 कार्बन है, जिसमें 5 कार्बन है, अगर उनकी स्ट्रक्चर पॉसिबल पूछी है तो वहाँ बहुत दिक्कतें आती है। तो मैं आपको एकदम सिंपल से ट्रिक्स बताऊँगा। उन मेथड्स को, उन ट्रिक्स को यूज़ करके आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, बिना स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करें आप डायरेक्ट जो है आंसर अपना कैलकुलेट कर सकते हो और 30 सेकेंड के अंदर, विदिन 30 सेकेंड आप जो है अपना आंसर करेक्ट कर सकते हो और उसमें 1% भी गलत नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आपको ये मैथड सीखना पड़ेगा। ये जो मैथड है ये ऐसा मैथड नहीं है कि आप लोग को मैंने बताया और आप उसको अच्छे से समझ लेंगे और उसको फिर आपको करना नहीं पड़ेगा कुछ भी। इस मैथड में आपको सब चीज़ें सीखनी पड़ेगी, मतलब कि क्या क्या किस तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन जब आप पूरा ये मेथड सीख लेंगे उसके बाद आपको इस मेथड में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और बहुत फास्टली आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं हम लोग ये मेथड क्या होता है, किस तरीके से होता है। इस मेथड को सीखने के लिए कुछ इस मेथड के बेसिक्स होते हैं, है ना। अब ऐसे वन लाइन ट्रिक नहीं है कि आप ये वन लाइन याद कर लो और आपके आंसर आ जाएंगे, या ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स या कंडीशन बना के दे दूँ, ऐसा होगा। तो कुछ बेसिक्स हैं, तो हमें पहले बेसिक क्लियर करने होंगे। तो बेसिक में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि जो हमारे पास में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन में किस तरीके से आइसोमेरिज्म देखी जाती है। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखें इस वीडियो को। मैंने इस वीडियो का एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, वो वीडियो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, उस पर बहुत अच्छे तरीके से व्यूज़ आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उस ट्रिक को या उस मेथड को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये मेथड बहुत सही मेथड है। तो ये पूरा का पूरा उस एक शॉर्ट वीडियो का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। तो जो लोग भी मेरा वो शॉर्ट जो है वीडियो देख चुके हैं जिस पर मैंने आपको बताया कि आप बिना स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करें कि कैसे आप लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है क्या? चलो अब हम बात करते हैं इसी के अंदर फर्स्ट पॉइंट। देखो, हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, तो बेसिक में मैं सबसे पहले जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है एल्केन। ठीक है, मैं किसको डिस्कस करने वाला हूँ? मैं एल्केन को डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आज का, ठीक है। एंड बिल्कुल आपको ये वाला वीडियो कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा। हो सकता है कि मतलब एज अ सिमिलर जो है मिल जाए आपको इससे रिलेटेड, बट ये वाला मेथड एक बार अगर आप सीख लेंगे तो उसके बाद जो दूसरे मेथड होते हैं आपको वो मेथड देखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, अब हम बात करें एल्केन की। तो एल्केन अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल है, आपको बताना है कि सबसे स्मॉलेस्ट एल्केन कौन सा होता है। सबसे स्मॉलेस्ट एल्केन ये होता है। क्या ये आइसोमेरिज्म करेगा? ये आइसोमेरिज्म नहीं करेगा, तो हम लोग लिख देंगे नो आइसोमेरिज्म। क्लियर है क्या?
हम लोग लिखेंगे नो आइसोमर। एकदम बेसिक से हम लोग सीखेंगे इस फॉर्मूले को। अगला अगर मैं देखूं इसका अगला मेंबर जो बनेगा वो बनेगा CH3। क्या इसमें किसी तरीके से चेंज कर सकते हैं? तो इसमें भी कोई आइसोमेरिज्म नहीं होगी, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे? नो आइसोमेरिज्म। सही है क्या? चलो अगला एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH2 CH3। क्या इस वाले कंपाउंड में आइसोमेरिज्म हो सकती है क्या? इस वाले कंपाउंड में भी कोई टाइप की आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती, क्योंकि आप इसमें कोई भी टाइप का चेंज नहीं कर सकते। मैं ध्यान रखना, एल्केन की बात कर रहा हूँ, मैं एल्काइल की बात नहीं कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? एल्केन अलग होगा, एल्काइल ग्रुप अलग है। अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं एल्केन को। तो इस एल्केन में यानी अगर हम बात करें प्रोपेन में है, किसी भी टाइप की आइसोमेरिज्म नहीं होती है, नो आइसोमेरिज्म। समझ में आया क्या सभी को? चलो अब हम आगे देखें इसी के अंदर। मैं एक और एग्जांपल लेने वाला हूँ, वह CH3 CH2 फिर CH3। सही है? बताओ क्या इस वाले कंपाउंड में आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? बिल्कुल, इस वाले कंपाउंड में आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? देखो अभी मैंने 4 कार्बन इसमें लिखे हैं, पूरा का पूरा स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन या स्ट्रेट एल्केन है, ये स्ट्रेट चेन आपके पास में मिलेगा। इसी तरीके से मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको फर्स्ट स्ट्रक्चर कंसिडर करूँ, ये हमारी फर्स्ट स्ट्रक्चर है, तो बताओ इसकी सेकंड स्ट्रक्चर क्या होगी? बताएं सभी लोग। CH3, मैं यहाँ CH लिख सकता हूँ, मैं यहाँ CH3 लिख सकता हूँ, मैं यहाँ CH3 लिख रहा हूँ। क्या आप लोग सभी इस पॉइंट से एग्री करते हैं? इस तरीके से आपके पास में 2 स्ट्रक्चर्स बन सकती है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ध्यान रखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर आप चेक करेंगे तो 10 है, यानी कि C4H10। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो C4H10 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। एंड C4H10 के जो स्ट्रक्चर्स बन रही है वो टोटल 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। याद रखेंगे C4H10 की टोटल स्ट्रक्चर 4 है। अगर आपको ये क्लियर हो जाता है तो बस क्वेश्चन सॉल्व होना चालू हो जाएंगे। लेकिन अभी हम पूरा बेसिक कवर करेंगे, फिर ही जो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। लिखेंगे इस वाले कंपाउंड का आईपीसी नेम क्या होगा, इस वाले कंपाउंड का आईपीसी नेम क्या होगा, कॉमन नेम क्या होगा, ये सब लिखेंगे आप लोग। क्लियर है क्या? तो आईपीसी भी आपकी अब साथ साथ चलती रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लोग एक नोटबुक बना लेंगे जिसमें हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो कर ही रहे हैं और साथ साथ में आप लोग उनकी आईपीसी नेमिंग भी करते रहें, ताकि आपके दोनों प्रैक्टिस होगी। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बात करते हैं, आगे फॉर्मूला चेंज करते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। मान लो कि मैंने लिखा है C5H12। मैंने क्या लिखा है बताओ? C5H12 लिखा है। बताओ अगर मैंने C5H12 लिखा है तो इसके कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकती है? ध्यान से अगर आप देखेंगे तो एक आपको मिलेगा CH3 CH2, फिर यहाँ क्या मिलेगा बताओ? CH2 और यहाँ क्या मिलेगा? CH3। एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल हो सकती है, तो मैं इसको 1 नंबर देता हूँ। सेकेंड स्ट्रक्चर जो हमारे पास पॉसिबल हो सकती है वो ये हो सकती है CH3, फिर यहाँ आपके पास आएगा CH, फिर यहाँ आएगा CH3 और यहाँ मैंने लिख दिया है CH3। देखो हमने क्या कर दिया, हमने 4 कार्बन को एक चेन में रख दिया और 1 कार्बन को बाहर निकाल दिया। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थर्ड नंबर, थर्ड स्ट्रक्चर कौन सी पॉसिबल हो सकती है? CH3, फिर यहाँ आएगा बताओ CH3, बिल्कुल यहाँ क्या आएगा? CH3, यहाँ पे भी क्या आएगा? CH3। मैं इनके आपको कॉमन नेम बता देता हूँ। देखो इसको आप लोग लिखेंगे N प्रोपाइल, सॉरी नॉट N प्रोपाइल, मिस्टेक, आप इसको लिखेंगे N पेंटेन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? N पेंटेन। ये अपने पास में क्या होगा? इट इज़ आइसोपेंटेन। ठीक है, ये मैं आपको कॉमन नेम बता रहा हूँ, आईपीसी आप खुद ब खुद लिखेंगे। इसको क्या बोलते हैं? नियोपेंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियोपेंटेन। सही है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे C5H12 की टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स जो बनती है वो टोटल 3 स्ट्रक्चर्स बनती है, N पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे स्ट्रक्चर तो हमें यहाँ पर भी बनानी पड़ रही है। ये मैं आपको बताता हूँ, ये एक बेसिक है, आपको पहले बेसिक आना चाहिए। मैं आपको सिर्फ नंबर अगर लिख दूँ, मैं आपको ये बोलूँ कि हम लोग 10 मिनट के अंदर अंदर टोटल मैं आपको नंबर लिखवा दूँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूँ, उससे आपका आंसर जरूर आ जाएगा। लेकिन कभी आपको रिक्वायरमेंट पड़ी कि आपको स्ट्रक्चर्स बनानी है, तो आपकी दोनों प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप स्ट्रक्चर्स भी बना पाएँ। अच्छा, ये स्ट्रक्चर बनाने से क्या फ़ायदा होगा? ये स्ट्रक्चर बनाने से फ़ायदा ये होगा कि आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आपको याद रहेगा कुछ चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा और जो दिक्कतें आती है स्टूडेंट को स्ट्रक्चर्स बनाने में वो फिर आपको नहीं मिलेगी। क्लियर है? तो ये एक बेसिक पॉइंट है यहाँ पे जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कितनी आ रही है? 3 स्ट्रक्चर्स आ रही है। तो हम लोग यहाँ इसको मेंशन कर देते हैं कि इसके हमें 3 स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। समझ में आया क्या आपको? चलो एग्जाम्पल नंबर हम लोग लेते हैं आगे। C6H14 को मैं कंसिडर कर रहा हूँ।
C6H14 की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही सिंपल तरीके से एक तो ऐसे बनाई जा सकती है, CH3 CH2 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 और CH2, टोटल 5 हो चुके हैं, और यहाँ आ जाएगा अपने पास CH3। एक ये स्ट्रक्चर बन सकती है। दूसरी स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बना सकते हैं, CH3 CH फिर CH फिर यहाँ CH फिर यहाँ क्या आएगा बताओ, CH3 CH2 CH2, यहाँ आ जाएगा अपने पास CH3। क्या बात सही है? अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमने 5 कार्बन को एक चेन में रखा है, एक कार्बन को बाहर निकाल दिया। अब इस कार्बन की पोजीशन को चेंज करें, ये तब तक चेंज होती रहेगी जब तक कि आपको आइडेंटिकल नहीं मिल जाता। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर होगी हमारी, ये सेकंड स्ट्रक्चर हो गई हमारी। मैं थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ बना देता हूँ, क्योंकि मेरे पास में अब जगह नहीं है यहाँ पे बनाने के लिए। तो मैं थर्ड स्ट्रक्चर को थोड़ा कुछ इस तरीके से बनाता हूँ, CH3 CH फिर यहाँ CH और फिर यहाँ CH, कितने बन चुके हैं 3, और यहाँ आ जाएगा अपने पास CH3। अब की बार मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ CH2 आएगा, यहाँ CH2 आएगा। क्लियर है क्या? तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला CH3 जो कि पहले 2 नंबर कार्बन पे था, अब ये CH3 कहाँ जा चुका है, ये 3 नंबर कार्बन पे जा चुका है। बताओ ये दोनों एक दूसरे के कौन सा आइसोमर है, पोजिशन आइसोमर है। क्या बात क्लियर है क्या सभी को? तो तीसरा ये हो गया। फोर्थ स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो फोर्थ स्ट्रक्चर अब पॉसिबल नहीं है 5 कार्बन की चेन के अंदर, हमें 4 कार्बन में जाना पड़ेगा। उसका कारण ये है क्योंकि अगर आप इसी को यहाँ रख देंगे तो ये आइडेंटिकल बन जाएगी अगली। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, CH3 CH फिर यहाँ CH आएगा, फिर यहाँ CH3 आएगा। सही है? अब देखो आप क्या मिस्टेक कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप ऐसे लिख दो CH3 CH3। तो आप लोग सोचेंगे सर ये भी तो एक नई स्ट्रक्चर है। आपको नई स्ट्रक्चर नहीं बनानी, नई पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाना है ना। नई स्ट्रक्चर तो मतलब आप उसको किसी तरीके से लिख सकते हो। अच्छा ये वैसे नई स्ट्रक्चर नहीं है, ये दिखने में आपको नहीं लगती है। बॉन्ड को घुमा देने से, बॉन्ड का जगह चेंज करने से, मतलब कि आपने कुछ टेढ़ा मेढ़ा बना दिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको हमेशा ये चेक करना है कि IPC नेम सही है या फिर गलत है। समझ में आया क्या? तो अगर आप ध्यान से देखें 1 2 3 यही है 1 2 3, तो आप इसको थोड़ा चेंज कर देंगे तो उसका कोई मोटिव नहीं रहेगा, यानी कि आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। सही है? तो मैं थोड़ा स्पेस कम है तो मैं इसको मिटा देता हूँ। मैंने आपको आपकी मिस्टेक जो है वो बता दी है कि आप क्या मिस्टेक कर सकते हैं। चलो अगला अगर हम बात करें फोर्थ जो स्ट्रक्चर बनेगी, हमें क्या बनाना है, CH3 CH फिर यहाँ CH फिर यहाँ CH3। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम यहाँ पे क्या कर दें CH3 और यहाँ पे हम लोग क्या कर दें CH3 लगा दें, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और ये इसकी वैलेंसी बन जाएगी और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो हटा था वो आ जाएगा। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। अच्छा अगर हम इसी तरीके से बात करें 5वीं स्ट्रक्चर जो बनाई जा सकती है वो कुछ ऐसी बनाई जा सकती है, CH3 CH फिर यहाँ आएगा CH फिर यहाँ आएगा CH3। अच्छा यहाँ लगाएंगे CH3, यहाँ लगाएंगे CH3, तो टोटल ये स्ट्रक्चर्स जो हैं आपकी बनेगी। अब आपको ये बताना है कि क्या इसके अलावा कोई दूसरी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स बन सकती है कि नहीं बन सकती। नहीं बन सकती, क्योंकि अगर आप 3 कार्बन के अंदर जाएंगे तो देखो 3 कार्बन की मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मान लो मैंने ये 3 कार्बन लिखे, अब आपके पास में क्या किस तरीके से बनाएंगे, तो देखो आपके पास 2 पॉसिबिलिटी, ऐसा कर दो और आप ऐसा कर दो। अच्छा ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर सेम आएगी, है ना। अगर मान लो आप ऐसा करते हो तो 5 कार्बन यहाँ बन जाएगा। तो ध्यान रखना इसका मतलब कि इसमें 5 कार्बन से ज़्यादा की कोई स्ट्रक्चर, सॉरी टोटल 5 ही स्ट्रक्चर बनेगी, इससे ज़्यादा इसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। बाई चांस अगर, वैसे तो देखो कोई हो ही नहीं सकता, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको अगर किसी स्ट्रक्चर में डाउट आए कि नहीं सर ये पॉसिबल हो सकती है, तो आप उसको हमें भेज सकते हैं, मैं उसका वेरिफिकेशन आपको दे दूंगा। इसके अलावा इसमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कितने आई, इसमें 5 आ चुकी हैं। क्लियर है क्या सभी को? क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर है। तो देखो हम वापस रिपीट कर लेते हैं। C4H10 की टोटल स्ट्रक्चर आएगी 2, C5H10 की टोटल स्ट्रक्चर आएगी 3, C5H12 की टोटल स्ट्रक्चर आएगी 3, C6H14 की स्ट्रक्चर आएगी टोटल 5। क्लियर है? आप इसको फटाफट से नोट करो। अब हम मूव करते हैं एल्काइल ग्रुप के बारे में। अच्छा मैं आपको चीज़ बताता हूँ, देखो जब भी आपको ना आपको एल्कीन या फिर एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन, ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिले, MS चौहान सर की बुक में बहुत सारे ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। उनको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आप ये स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखें। ठीक है? अब देखो अगर आपको डबल बॉन्ड वाले सिस्टम बनाने हैं तो डबल बॉन्ड वाले सिस्टम एल्कीन से ही बन जाएंगे। आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड की पोजीशन लगानी है। तो देखो अगर मैं आपसे पूछता कि मान लो कि C5H10 है आपके पास, तो C5H10 की टोटल स्ट्रक्चर सर कितनी बननी चाहिए वो आपको बतानी है। तो यहाँ बहुत सारी स्ट्रक्चर बनाई जा सकती है। कैसे कैसे बनाई जा सकती है, सुनना ध्यान से। आप क्या करो, आपको ये पता है कि टोटल 3 स्ट्रक्चर C5
H12 की आती है, C5H12 की टोटल 3 स्ट्रक्चर आती है। बोला आपको गया है C5H आपके पास में 10 है, C5H10 की टोटल आपको पॉसिबल इन बतानी। अब आपने ये चेक कर लिया कि C5H10 है आपके पास और इसका DOU कितना आएगा, इसका DOU 1 आएगा। तो अगर बहुत सिंपल है DOU निकालना, अगर नहीं आता है तो आप बता देना, मैं आपको DOU निकालना सिखा दूंगा। अब अगर हम इसमें बात करें तो ये वाली 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इसमें मैं जैसे ही डबल बॉन्ड लगाऊंगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा C5H10, यानी एक ही डबल बॉन्ड लगेगा। अच्छा देखो, यहाँ डबल बॉन्ड लगाया जा सकता है, यहाँ पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ लगाऊंगा तो आइडेंटिकल हो जाएगा, यानी कि 2 पॉसिबिलिटी तो यहाँ से आएगी, सही है ना। दूसरी अगर आप पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे, जहाँ CH, अच्छा देखो यहाँ हम लोगों ने CH2 लिखना चाहिए था, लेकिन लिखा नहीं हम लोगों ने, हाँ, तो 2 पॉसिबिलिटी तो यहाँ से आ गई। अच्छा तीसरी पॉसिबिलिटी में क्या होगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, तो टोटल 3 पॉसिबल हो गया। यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, दोनों एक ही बात है। अच्छा इसमें कहीं डबल बॉन्ड नहीं लगाया जा सकता, तो बहुत सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स 5 आएगी डबल बॉन्ड वाली। समझ पा रहे हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ? देखो बहुत इजी हो जाएगा, इसको आप प्रैक्टिस करें, ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी जो स्ट्रक्चर्स बनेगी वो गलत नहीं बनेगी। नहीं तो क्या होता है कि जब आप बॉन्ड लाइन में बना रहे होते हैं तो ये डेफिनेटली आपके साथ में ऐसा होगा कि आप कभी ना कभी आपको, जैसे कि मैंने आपको ये वाली स्ट्रक्चर्स बताई थी कि आप ऐसे मिस्टेक कर सकते हो, और ये डेफिनेटली आपकी मिस्टेक होगी एग्जाम के टाइम, ठीक है। तो आप इसको फटाफट से नोट कर लें। फिर हम लोग आगे मूव करते हैं एल्काइन के बारे में। एल्कीन और एल्काइन वाले जो सिस्टम है आप लोग यहाँ से कर लेंगे। एल्काइल ग्रुप के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। एल्काइल ग्रुप आप सभी को पता है क्या होता है कि अगर आपके पास में एल्कीन है तो एल्कीन से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो वो बन जाता है एल्काइल ग्रुप, सही है। तो फटाफट से इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम मूव करते हैं आगे। चले हम लोग आगे। अब देखो अगला जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसी से सारी आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपके पास में एल्केन होता है कि नहीं होता। एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दो तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एल्काइल। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास में CH4 है, मैंने CH4 से एक हाइड्रोजन को हटा दिया, बताओ क्या बन जाएगा, CH3। क्या एक वैलेंस से फ्री रहेगी, इसका नाम क्या हो जाएगा बताएं, इसका नाम मिथाइल हो जाएगा। और इसका नाम बताएं क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथेन। ये तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। क्या आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही? तो ये मिथाइल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐसे ग्रुप के आइसोमर फाइंड आउट करना है, ऐसी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनानी है किनकी, एल्काइल ग्रुप्स की, ठीक है। हम कैसे बनाएंगे, हमारे पास में एल्केन है, देखो बहुत सिंपल है, इससे पहले वाला बेसिक अब सब जगह काम आएगा। हमने एल्केन की सारी स्ट्रक्चर बना ली है, और ध्यान रखना नीट और जेईई के एग्जाम के अंदर अगर हम बात करें तो 5 या ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 मान सकते हो। 6 कार्बन से ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब कार्बन का आपको स्ट्रक्चर बनाने को नहीं बोला जाएगा, क्योंकि उसके लिए नंबर ऑफ स्ट्रक्चर ज़्यादा हो जाती है, और अगर आ भी जाती है तो उसके लिए कुछ वैल्यूज होती है, वो डायरेक्ट याद कर ले तो उससे बन जाता है, ठीक है। मैक्सिमम अपना कितना रहेगा, 6 कार्बन का रहेगा। अब देखो अगर हम बात करें तो मैं वापस से वही रिपीटिशन कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास में CH4 है, मैं CH4 से CH3 जा रहा हूँ, ये किसी भी हालत में नहीं, क्या नहीं करेगा, ये आइसोमेरिज्म नहीं करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं नो आइसोमेरिज्म, नो आइसोमेरिज्म। समझ में आया क्या? अब दूसरा हम लोग टॉपिक क्या कर सकते हैं इसी के अंदर, मान लो कि मेरे पास में CH3 है, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम इथेन हो जाएगा। मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो ये क्या बन चुका है बताओ, CH3 CH2, और यहाँ से मैंने पूरी वैलेंसी हटा दी, ये बन चुका है इथाइल। बताओ अगर इथाइल हमारे पास में है तो इथाइल की टोटल स्ट्रक्चर कितनी आएगी, 1 आएगी, इसमें कोई भी आइसोमेरिज्म नहीं होगी। तो आप लोग क्या लिखेंगे, नो आइसोमेरिज्म, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि अगर आप एल्काइल ग्रुप की बात करें तो 2 कार्बन तक किसी में भी नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें प्रोपेन की तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, मैं आपको प्रोपेन की स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ, CH3 CH2 CH3। क्या आपको क्लियर है? ये आपका प्रोपेन, सही है क्या? अब अगर आपको प्रोपेन से प्रोपाइल ग्रुप बनाना है तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी टू फॉर्म प्रोपेन टू प्रोपाइल। तो प्रोपेन टू प्रोपाइल बनाने के लिए आप यहाँ इस वाले कार्बन से वैलेंसी हटा सकते हो, आप यहाँ इस वाले कार्बन से वैलेंसी हटा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो देखो CH3, फिर अपने पास में क्या मिलेगा CH2, फिर अपने पास में क्या मिलेगा CH2, यहाँ से एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरीके से मैं बीच वाले कार्बन से भी एक क्या कर सकता हूँ, वैलेंसी को हटा सकता हूँ, CH3 CH3, और यहाँ से एक वैलेंसी हटेगी और ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बट आपको क्या करना है, इन दोनों के नाम बताना है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना है, इसको हम लोग आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। ये एक्सेप्शनली आइसोप्रोपाइल बोला जाता है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। कंडीशन तो ये बोलती है कि अगर आपके पास में आइसो ग्रुप है और आइसो से आपने वैलेंसी को हटाया तभी आप उसको क्या बोल सकते हो, आइसोप्रोपाइल बोल सकते, मतलब आइसो ग्रुप बोल सकते हो। तो ध्यान रखना ये आइसोप्रोपाइल है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ये एन प्रोपाइल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये एन प्रोपाइल हो जाएगा।
समझ में आ रहा है आपको? तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। अच्छा, अगला अगर हम डिस्कशन करें तो मैं शायद जगह यहाँ पे मिल जाएगी आपको, चलो यहाँ बना लेते हैं, या चलो यहीं बना लेते हैं। अगला हम लोग बना रहे हैं C4, जो कि हमारे पास में CH3, CH2, CH2, फिर अपने पास में CH3 है। मेरे हिसाब से अब आप लोग बहुत क्लियर हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि C4H8 जो है आपके पास, सॉरी C4H10, इसकी कितनी स्ट्रक्चर बनती है? C4H10 की टोटल स्ट्रक्चर बनती है 2 स्ट्रक्चर्स बनती है। एक तो ये बन गई, और एक जो है मैं यहाँ बना देता हूँ, दिख जाएगा क्या आपको? दिख जाएगा मेरे हिसाब से, CH3। चलो इसको हटा देते हैं यार, फिर दिखेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इसको वहीं कर लेते हैं हम लोग डिस्कस। चलो हमारे पास में है C4H कितना था? C4H10। C4H10 की टोटल को पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बताएं आप लोग। 2 स्ट्रक्चर आएगी, बहुत ही सिंपल तरीका है इसको याद करने का, CH3। अच्छा, इसके अंदर देखें CH3 और दूसरा आ सकता है CH, और यहाँ आ सकता है अपने पास में CH3, और यहाँ आ सकता है अपने पास CH3। तो यहाँ 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। क्या आपको क्लियर है? अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ कहाँ से वैलेंसी जो है वो हटाई जा सकती है, तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा क्योंकि थोड़ी जगह कम है वहाँ पे, तो बनेगा नहीं। मैं डायरेक्ट कार्बन लिख रहा हूँ। देखो, आप इस वाले कार्बन से वैलेंसी को हटा सकते हो। चलो हम लोग लिख लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे ये दिक्कतें ना हो। CH3, CH2, CH2, फिर अपने पास में आएगा CH2, और यहाँ से आपने वैलेंसी को हटा दिया है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आपने अगर यहाँ से हटाया तो दूसरी आप यहाँ से हटा सकते हो। मैं यहाँ पे मार्किंग भी कर दूंगा ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि हमने क्या किस तरीके से किया है। ठीक है, आप ध्यान से देखें, ये अपने पास में कंपाउंड आ चुका है। सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये एक N-ब्यूटाइल ग्रुप हो जाएगा? दिस इज N-ब्यूटाइल, सब लोग मानते हैं इस बात को। क्या बताओ, ये आइसो होगा क्या? इस बार ये आइसो नहीं होगा, ध्यान रखना। दिस इज नॉट आइसोब्यूटाइल। आप आइसोब्यूटाइल लिखें ना इसको, दिस इज नॉट आइसोब्यूटाइल, क्रॉस कर दें इसको। बहुत सारे लोग बोल देते हैं दिस इज आइसोब्यूटाइल, ये गलत है। आइसोब्यूटाइल नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये आइसोब्यूटाइल की स्ट्रक्चर से नहीं बना है ना, आइसोब्यूटीन से नहीं बना है, ये तो N-ब्यूटीन से बना है। तो ये कैसा होगा? तो ये सेकेंडरी होगा, यानी 2 डिग्री होगा। तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे? इट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। समझ में आया कि नहीं आया आपको? बहुत ही क्लियर है। तो आप देखो, एक तो वैलेंसी यहाँ से हटाई जा सकती है जो मैं एरो बना रहा हूँ, एक वैलेंसी यहाँ से हटाई जा सकती है। सही है, तो टोटल 2 वैलेंसी यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। यानी कि बताओ टोटल स्ट्रक्चर यहाँ से कितनी आएगी? 2 स्ट्रक्चर। ध्यान से देख रहे हैं आप लोग? अच्छा, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो बताओ इसमें टोटल कितनी वैलेंसी को हटाया जा सकता है? अब मैं मेरे हिसाब से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। चलो एक का हम लोग बना लेते हैं, 5वें वाले का और 6 वाले का हम लोग डायरेक्ट करेंगे। मैंने पहली वैलेंसी यहाँ से हटा दी, देखो क्या बनेगा? CH3, CH, CH2, और यहाँ एक वैलेंसी हट चुकी है, यहाँ अपने पास में CH3 है, एक स्ट्रक्चर ये बन जाएगी। मैंने एक वैलेंसी इस वाले कार्बन से हटा दी, मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। मैंने यहाँ से हटाया CH3, और फिर यहाँ आ जाएगा CH3, फिर यहाँ आ जाएगा CH3, यहाँ से एक वैलेंसी को हटा दिया। सही है, बताएं इसका नाम अब की बार ये क्या होगा? दिस इज आइसोब्यूटाइल। ये क्या सा होता है? ये आइसोब्यूटाइल होता है। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा टर्सरी ब्यूटाइल। क्या नाम होगा? दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल। समझ में आया कि नहीं आया? तो बहुत ही क्लियर है। तो इसकी टोटल 2 स्ट्रक्चर, इसकी टोटल 2 स्ट्रक्चर, 2 और 2 कितने हो जाते हैं? 4। यानी कि अगर आप C4 से कहाँ मूव करते हो? C4H9 की तरफ मूव करते हो, तो बताओ C4H9 की स्ट्रक्चर टोटल आती है 4 स्ट्रक्चर आती है। ठीक है, मैंने डार्क कर दिया, मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा। C4H9 की टोटल कितनी स्ट्रक्चर आएगी? 4। C4H10 की टोटल स्ट्रक्चर आएगी 2। अगर आप इसमें स्टीरियो काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आएगी 5। सही है, अभी हम स्टीरियो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो C4H10 की टोटल कितनी स्ट्रक्चर आ रही है? C4H10 की तो 2 आएगी, C4H9 की टोटल कितनी आएगी? 4 स्ट्रक्चर आएगी। क्लियर है आपको? तो फटाफट से आप इसको कॉपी कर लें। अब हम मूव करते हैं 5 नंबर मतलब 5 कार्बन वाला और 6 कार्बन वाला। फिर हम लोग कुछ एक एग्जाम्पल करेंगे और इस वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पूरा का पूरा डिटेल एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करेंगे, जितने भी अच्छे लेवल के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। और उसके अगले में जो भी टॉपिक जो बाकी रह जाते हैं, छोटे छोटे टॉपिक, उनको डिस्कस करके टोटोमेरिज्म के कुछ क्वेश्चंस करके स्ट्रक्चरल को खत्म करेंगे। क्लियर है? तो फटाफट आप लोग कॉपी कर लें इसको, फिर हम मूव करते हैं आगे की तरफ। चलिए अब हम बात करते हैं C5 के लिए, है ना, C5H12 के लिए। तो आप लोग सभी को याद होगा कि C5
H12 की टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कितनी आती है आप लोग बता सकते हैं। C5H12 की टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स 3 आती है, हम लोगों ने बनाई है, हम लोग बना लेते हैं वापस CH3 CH2, फिर वापस यहाँ पे क्या आएगा बताओ CH2, फिर यहाँ CH2, फिर यहाँ क्या आएगा बताओ CH3। इसी तरीके से हम अगली स्ट्रक्चर जो बनाएं तो बहुत ही सिंपल तरीके से आ सकता है CH3 CH, फिर यहाँ CH, फिर यहाँ CH3, इधर हम लोग कर देंगे CH2, फिर यहाँ अपने पास में क्या आ चुका है बताओ CH3। इसमें स्विचिंग या फिर आप बोल सकते हो पोजीशन चेंज करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मैं थर्ड स्ट्रक्चर की बात करूँ तो बताओ कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है या देखी जा सकती है, नॉट पूछी जा सकती है। यहाँ हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स 3 आई है। वैलेंसी हटाते हैं, क्या अब आप डायरेक्ट हटा सकते हैं वैलेंसी को? तो आप देखें डायरेक्ट कैसे हटाई जाती है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ से वैलेंसी हटा सकते हो, यहाँ से वैलेंसी हटा सकते हो, यहाँ से वैलेंसी हटा सकते हो, यानी टोटल पॉसिबिलिटी इस वाले फॉर्मूले से 3 आएगी। हम लोग बनाएंगे, उसकी टेंशन ना लें आप लोग। अगर मैं इस वाले से बात करूँ तो मैं यहाँ से वैलेंसी हटा सकता हूँ, मैं यहाँ से वैलेंसी हटा सकता हूँ, मैं यहाँ से वैलेंसी हटा सकता हूँ, मैं यहाँ से वैलेंसी। देयर आर टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 4। अगर मैं इसमें बात करूँ, क्योंकि ये सारे के सारे मिथाइल्स हैं तो आइडेंटिकल है, तो ये सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी। आप यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, एक ही बात है। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स 1 आएगी इसकी, और टोटल इसकी स्ट्रक्चर जो बनेगी वो टोटल कितने बनेंगे? 8 आइसोमर्स बनेंगे। देखो कितना ईजी हो चुका है हमारे लिए स्ट्रक्चर्स को फाइंड आउट करना, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि सर एक बार बना के दिखा दे, तो मैं आपको बिल्कुल जो है वो बना के दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे बन सकती है। यहाँ 3 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मैं अगर पहली पॉसिबिलिटी को बनाऊँ तो बनेगा CH3 CH2, फिर CH2, फिर अपने पास में आएगा CH2, फिर अपने पास में आएगा CH2 और एक वैलेंसी मैंने फ्री छोड़ दी। ये पहला वाला बन चुका है। अगला अगर मैं बनाऊँ तो बहुत ही सिंपल, CH3 CH2, फिर CH2, फिर CH, फिर CH3, और मैंने यहाँ से वैलेंसी निकाल दी, ये बन चुका है। अगला अगर मैं और बनाऊँ अच्छे से तो CH3 CH2, फिर CH, फिर CH2, फिर CH3, मैंने यहाँ से वैलेंसी को निकाल दिया। तो देखो 3 पॉसिबल बन चुकी है। तीनों के आप IUPAC नेम लिख सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, इसका नाम क्या होगा? दिस इज N पेंटाइल, है ना। इसको अमाइल भी बोला जाता है, तो ध्यान रखना वो यूज़ नहीं करा जाता, तो हम लोग क्या बोलेंगे? N पेंटाइल ही बोलेंगे। अगर आप इसकी बात करें तो देखो ये भी सेकेंडरी है और ये भी सेकेंडरी है, सही है क्या? ये भी सेकेंडरी है और ये भी सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी, अगर सेकेंडरी 2 बार आ जाते हैं तो वैसे तो ध्यान रखना हम सेकेंडरी पेंटाइल यूज़ नहीं करते हैं। सेकेंडरी पेंटाइल इज नॉट यूज्ड इन नोमेनक्लेचर। बट अगर आपको फिर भी करना है और मान लो क्वेश्चन आता है सेकेंडरी पेंटाइल से रिलेटेड, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, क्योंकि देखो सेकेंडरी पेंटाइल ये भी है, ये भी है, तो मैंने आपको बोला कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी पेंटाइल, तो आप ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोनों में से किसका आंसर करेक्ट होगा? तो मुझे यहाँ पे कुछ और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या बोल सकते हो, ये वाला जो कंपाउंड है, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा, तो आप इसको क्या बोलेंगे? दिस इज एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। क्या बोलेंगे इसको? एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। समझ में? ये डिफरेंस क्रिएट करने के लिए है। ये वाला कभी भी ऑप्टिकल नहीं कर सकता क्योंकि दोनों साइड सेम ग्रुप है, तो आपको इसको क्या बोलेंगे? आप लोग बोलेंगे इनएक्टिव, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो सेकेंडरी पेंटाइल। मैंने सिर्फ सेकेंडरी पेंटाइल बोला है तो आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, मैंने एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल बोला है तो आपको ये ड्रॉ करनी है। समझ में आया कि नहीं? चलो, तो इसकी 3 पॉसिबल होगी, इसकी 4 पॉसिबल बना लेते हैं। तो इसकी पहली जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग बना लेते हैं। तो पहली स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, देखो क्या बनेगा? CH3 CH, फिर यहाँ आएगा CH2, फिर यहाँ आएगा CH2, एक वैलेंसी बाहर निकाल दो, यहाँ बन जाएगा CH3, और ये कुछ इस तरीके से आ गया। दूसरी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो क्या बनेगा बताओ? CH3 CH, फिर यहाँ CH, फिर यहाँ पे CH3, एक वैलेंसी यहाँ निकलेगी, यहाँ आ जाएगा CH3, एक स्ट्रक्चर ये बन जाएगी। दूसरी अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, या एक स्ट्रक्चर, सॉरी नॉट क्वेश्चन, जल्दबाजी में निकल जाता हूँ। चलें, आप इसमें देखेंगे तो आपके पास में CH3 है, फिर यहाँ पे आपके पास CH, फिर यहाँ CH3। अब बताओ वैलेंसी कहाँ से हटाई जाएगी? यहाँ से वैलेंसी हटाई जाएगी, यहाँ पे पहले से एक मिथाइल जुड़ा हुआ है। एक और स्ट्रक्चर इसकी पॉसिबल है, वो कौन सी स्ट्रक्चर है? CH2, फिर यहाँ आएगा CH, फिर यहाँ आएगा CH, फिर यहाँ आएगा CH3, एंड यहाँ मैंने CH3 लिख रखा है, और अब की बार जो वैलेंसी वो यहाँ से फ्री हो चुकी है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहेगा कि हम लोग यहाँ से पहले इसे हटा चुके हैं, अगर हम इस वाले कंपाउंड में इधर से हटा सकते हैं तो हम लोग इस वाले कंपाउंड में यहाँ और यहाँ क्यों नहीं हटा सकते? उसका बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है। आप लोग ध्यान से देखें, अगर मैं इसको यहाँ लेके आऊँगा तो पूरा एज इट इज़ मॉलिक्यूल आइडेंटिकल बन जाएगा, लेकिन यहाँ ये वाला और ये वाला, फर्स्ट एंड लास्ट,
ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं है। सपोज मैंने यहाँ OH जोड़ा तो नंबरिंग हम करेंगे 1 2 3 पे मिथाइल आ रहा है। सपोज मैंने यहाँ पे OH जोड़ा तो 1 2 पे मिथाइल आ रहा है, तो IBC नंबरिंग अलग है, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर भी क्या होगी, अलग होगी। बताओ इससे पॉसिबल, मेरे हिसाब से इसको बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी बना देते हैं ताकि सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आना चाहिए कि ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर्स बनी कैसे। यहाँ से एक वैलेंसी हटा दो, ये स्ट्रक्चर बन गई। तो टोटल आप लोग चेक कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कितनी बनी है। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बनी है 8 स्ट्रक्चर। तो C5H10 की जो स्ट्रक्चर्स बनेगी वो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बनेगी 8। अब आपके लिए ये होमवर्क है, ठीक है, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे। होमवर्क क्या है आपके लिए, आपके लिए होमवर्क है, देखो C6H14 की अगर मैं बात करूँ तो C6H14 की टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर हमने देखा था कि 5 स्ट्रक्चर्स बनेगी। आपको ये बताना है कि C6H13 की टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स कितनी बनती है, आपको ये बताना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करें जैसा हम लोग कर रहे हैं, सिमिलर इसी तरीके से ट्राई करें, खुद से बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके आंसर धीरे धीरे सही से होने लगेंगे, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड होना चालू होगा, आप आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन बहुत ईजिली कर पाएंगे। खुद से ट्राई नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर्स को देख देख के, मतलब आप पीछे आंसर देख करके ऐसे नंबर ऑफ सेलेक्ट करेंगे कि हाँ ये होगा तो ये होगा, मतलब इतना होगा तो इतना होगा। तो ये अगर आप मेथड को फॉलो करेंगे तो आपके कुछ ही आंसर सही हो पाएंगे। अगर क्वेश्चन घुमा के दे दिया जाता है और आपके पास में टाइम कम है और कम टाइम में अगर आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं बहुत एक्यूरेट तरीके से, तो आपको ये थोड़ी मेहनत जो है पहले करनी पड़ेगी। तो आप इसको फटाफट से नोट कर लें, फिर हम आगे मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस किस तरीके से कर सकते हैं और आंसर बहुत ईजिली हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे मेन हमारा क्वेश्चन यही था कि क्वेश्चन को सॉल्व करें तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, उसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ। देखो आपको दिया गया है C5H12O, ठीक है। अब मैंने आपको ये बोला C5H12O एक आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया और उसके लिए आपसे पूछा गया कि इसकी स्ट्रक्चर्स बनानी है। अब किसकी बनानी है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप हमेशा रूल बना लें कि जब भी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया जाता है आप जरूर DOU फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब अगर आप DOU फाइंड आउट करना चाहें तो देखो यहाँ पे जो बाइवेलेंट स्पीसीज होती है उसको नेग्लेक्ट कर दें। बहुत सिंपल सा रूल होता है, बाइवेलेंट स्पीसीज को नेग्लेक्ट कर दें। बाइवेलेंट स्पीसीज को नेग्लेक्ट करेंगे तो C5H12 है और C5H12 में ही एग्जिस्ट करेगा, तो इसका DOU कितना आएगा, 0 आएगा। तो पहले हम लोग DOU लिख लेते हैं, ठीक है। DOU फाइंड आउट करने का बहुत फायदा होता है, तो इसका DOU 0 आएगा। इसका मतलब ये क्लियर है कि इसमें डबल बॉन्ड हो तो कहीं नहीं आएगा, क्योंकि कई बार होता है हमें पूछा अल्कोहल होता है प्लस साथ में DOU उसका चेंज कर दिया जाता है, DOU 1 दे दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि अल्कोहल के साथ में डबल बॉन्ड भी होगा, ठीक है, तो इनॉल होगा। तो अगर मैं बात करूँ C5H12O की तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको पूछा गया है पॉसिबल अल्कोहल, क्या पूछा गया है, पॉसिबल अल्कोहल पूछा गया है। तो ध्यान से देखना कि कैसे अल्कोहल बनाए जाते हैं, सेकेंड्स में आपका आंसर आएगा। आपको अल्कोहल पूछा है, आप हमेशा ध्यान रखना जब तक आपको सिर्फ अल्कोहल बोला गया है तो आपको क्या करना है, जो रिक्वायरमेंट कंडीशन है जिस भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में या जो आपको फंक्शनल को पूछा गया उस रिक्वायरमेंट कंडीशन को बाहर निकालें, बचे हुए को लिखें और उसका आंसर मिल जाएगा आपको। कैसे, देखो अप्लाई करते हैं हम लोग। आपको अल्कोहल पूछा है, अल्कोहल की रिक्वायरमेंट कंडीशन होती है OH। अल्कोहल की रिक्वायरमेंट कंडीशन अगर OH है तो इसमें से OH को निकालो, C5H11 आपके पास बनेगा। बताओ C5H11 की टोटल कितनी स्ट्रक्चर आती है, 8 आइसोमर्स आएंगे। बना के आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितना आएंगे, 8 आइसोमर्स आएंगे। इससे कम आपको एक भी नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा भी आपको एक भी नहीं मिलेगा। हम बना चुके हैं ये सब चीज़ें। आप देखो मेरे को कितना टाइम लगा, कुछ टाइम नहीं लगा। मान लो कि अगर क्वेश्चन थोड़ा लेंदी बना दिया जाए, कैसे बनाया जा सकता है लेंदी, मैं आपसे बोलूँ कि आपको ये फाइंड आउट नहीं करना, आपको फाइंड आउट करना है ओनली 1 डिग्री, ओनली 1 डिग्री अल्कोहल। अब सर अगर 1 डिग्री करने होंगे तो फिर कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले से बिना बनाए तो हम कर ही नहीं सकते। अरे ऐसा नहीं, देखो आपको रिक्वायरमेंट कंडीशन बनानी है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आपसे पूछा गया उसकी रिक्वायरमेंट कंडीशन क्या है। अगर आप रिक्वायरमेंट कंडीशन बना लेंगे तो आंसर आपके बहुत ईजी आएंगे। 1 डिग्री अल्कोहल के लिए CH2OH होना ज़रूरी है। आप डायरेक्ट OH नहीं लिख सकते। अगर आप डायरेक्ट OH लिखेंगे तो वो फिर 1 डिग्री नहीं होगा। 1 डिग्री OH के लिए ये होना ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसा वाला सिस्टम भी लगाऊंगा तो भी ये 1 डिग्री ही रहेगा। अब ये 2 डिग्री या 3 डिग्री नहीं बनेगा। समझ में आएगी नहीं? तो ये कंडीशन होनी चाहिए। बताओ आपने अगर इस फॉर्मूले से CH2OH को निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, C4H9 बनेगा। बताओ C4H9 की टोटल 4 स्ट्रक्चर्स आती है, बना के चेक कर लेना। टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल 4 ही आएंगे, इसमें भी 1 डिग्री अल्कोहल 4 ही बन रहे थे। समझ में आया कि नहीं आया आपको? तो बहुत सिंपल तरीका है।
चलिए अगला एग्जाम्पल अगर हम बात करें इसी के अंदर, मैं आपसे बोलूँ कि ओनली आपको क्या निकालना है, ओनली 2 डिग्री, मान लो आपको क्या निकालना है, ओनली 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है। तो आप 2 डिग्री अल्कोहल किस तरीके से बनाएंगे वो आपको चेक करना है। तो देखो 2 डिग्री अल्कोहल बनाने का सिंपल सा तरीका ये होता है, 2 डिग्री अल्कोहल के लिए रिक्वायरमेंट कंडीशन ये होती है कि आपके पास में ये है CH, फिर मैंने आप यहाँ लिख दिया CH3, मैंने यहाँ पे लिख दिया OH और यहाँ पे अब वैलेंसी है, यही 2 डिग्री की कंडीशन होगी। इसके अलावा तो 2 डिग्री की कंडीशन ही नहीं हो सकती। तो 2 डिग्री की अगर आप कंडीशन बनाएंगे तो बहुत सिंपल तरीके से बनेगा। आपने क्या निकाल दिया, यहाँ से 2 कार्बन निकाल दिए, तो 2 कार्बन जाएंगे तो C3 क्या बन जाएगा H7, C3H7 की टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स आती है 2, सही है क्या। तो C3H7 की टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स आती है 2। अब उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें, मैंने आपसे पूछा कि नहीं अब ओनली 3 डिग्री बनाओ, 3 डिग्री बना कैसे बना सकते हो, तो 3 डिग्री के लिए कंडीशन क्या होती है, 3 डिग्री की कंडीशन होती है आपके पास CH3 और फिर आपके पास में यहाँ होता है कार्बन, यहाँ आता है आपके पास में CH3 और यहाँ आपके पास में क्या होता है OH, ठीक है। और यहाँ आपके पास में क्या होगा, देखो ये 3 डिग्री हो गया, ये वाला कार्बन 3 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये 3 कार्बन से कनेक्टेड होगा, तो 3 डिग्री अल्कोहल की ये कंडीशन होगी। आपने क्या कर दिया है, इसमें से 3 कार्बन आपने निकाल दिए, यहाँ आप लोग लिख देंगे C2H5, सही है। यहाँ आप लोग क्या लिख देंगे C2H5, तो C2H5 की टोटल जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कितनी बन जाएगी, वो 1 बन जाएगी। तो टोटल स्ट्रक्चर कितनी आ गई, देखो 4 2 6 और 1, अपने पास में कितनी बनेगी 7। तो यहाँ कितनी स्ट्रक्चर आ रही है, 1 स्ट्रक्चर आ रही है। अब अगर आप टोटल करेंगे तो आपको लगेगा नहीं टोटल सर 7 आ रही है, लेकिन यहाँ 7 नहीं आ रही है, टोटल 8 स्ट्रक्चर आएगी। हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं, देखो मैंने आपको एक पहला तरीका ये बताया, अब इन्हीं तरीके में कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी आपको। क्या चेंज करनी पड़ेगी, अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमने क्या लिखा है C3H7 लिखा है। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है, ध्यान से देखो कि मैंने यहाँ लिखा C2H5, मैंने यहाँ पे लिखा CH, मैंने यहाँ लिखा C2H5, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये टोटल कितनी बन जाएगी बताओ, 8 स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये स्ट्रक्चर और आएगी। अब आप लोग सोचेंगे कि हमें सर कैसे पता चलेगा क्वेश्चन करते टाइम, तो देखो बहुत ही सिंपल सा तरीका है पता करने का। अभी आप इसके अंदर स्विचिंग नहीं कर सकते, लेकिन आप इसमें कर सकते हो। जैसे आप यहाँ से CH3 से 1 उठा करके डालेंगे तो आपका एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ C3H7 से 2 स्ट्रक्चर बनी, अब 1 कार्बन यहाँ से निकालो यहाँ डाल दो, जैसे 1 कार्बन यहाँ से निकालोगे यहाँ डालोगे तो यहाँ बन जाएगा C2H5, यहाँ पे भी बन जाएगा C2H5 और C2H5 ये स्ट्रक्चर बन जाएगी पूरी की पूरी। इस एक स्ट्रक्चर को भी तो हम लोग काउंट करेंगे जो कि हम लोग मिस कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ से अब आप बोलेंगे सर यहाँ क्यों नहीं कर सकते, तो यहाँ करेंगे तो पूरा आइडेंटिकल बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ आपके पास C2H5 है, तो अगर आप 1 कार्बन यहाँ उठा करके डालते हो तो अब यहाँ C2H5 बन जाएगा, तो वो स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों आइडेंटिकल होगी। आप यहाँ डालोगे तो भी आइडेंटिकल होगी। तो समझ पा रहे हैं आप लोग जो मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो बहुत ही सिंपल है, आपको किस तरीके से करना है, आपको कंडीशंस को चेक करना है, 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री, ठीक है। और आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से करा जाता है। 2-3 एग्जाम्पल हम लोग और कर लेते हैं, फिर हम लोग कंप्लीट करते हैं इसको, ठीक है। चले हम लोग अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आपको एक फॉर्मूला दिया गया है, आपको बोला गया है C5H10O आपको दिया गया है, फाइंड आउट, आपको बोला गया फाइंड आउट पॉसिबल एल्डिहाइड एंड कीटोन। आपको क्या बताना है, एल्डिहाइड एंड कीटोन बताना है, सही है क्या। बहुत ही सिंपल सा तरीका है कैसे पता करना है एल्डिहाइड और कीटोन की। सुनने सभी लोग ध्यान से, बताओ सबसे पहले आप लोग इसका DOA फाइंड आउट कर लें। वैसे DOA फाइंड आउट अब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्लियरली मेंशन्ड है कीटोन होगा, तो कीटोन होगा तो इसका मतलब एक डबल बॉन्ड होगा, तो इसका DOA 1 आने वाला है। DOA कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे पता चला सर, बाइवेलेंट को नेग्लेक्ट कर दो, C5H10 है, C5H10 को कन्वर्ट करना पड़ेगा C5H12 के अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ DOA आएगा 1। अब आप लोग ध्यान से देखें, आपको बनाना है पहला एल्डिहाइड, ठीक है। आपको बनाना है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की रिक्वायरमेंट कंडीशन क्या होती है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यानी CHO इज द रिक्वायरमेंट कंडीशन ऑफ एल्डिहाइड। इस वाले फॉर्मूले से CHO बाहर निकालो, बनेगा क्या, C4H9। क्या बनेगा, C4H9। बताओ C4H9 की टोटल स्ट्रक्चर कितनी आती है, 4 आती है। कितनी आती है, 4। अगर मैंने आपसे पूछा है कीटोन बना के बताओ, टोटल नंबर ऑफ कीटोन कितनी आएगी, बहुत ही सिंपल। कीटोन की रिक्वायरमेंट कंडीशन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सबसे छोटा ग्रुप इधर रखो, सबसे छोटा। हाइड्रोजन नहीं रख सकते, हाइड्रोजन रखते ही एल्डिहाइड बन जाएगा। सबसे छोटा CH3 रख दो। यहाँ अपने पास में इसमें से क्या निकाला है, 2 कार्बन। बताओ क्या बन जाएगा, C3H7। C3H7 के टोटल नंबर ऑफ आइसोमर आते हैं 2। अब यहाँ से शिफ्ट करो जैसा कि हमने अभी वाले में किया था। C3H7 से इधर भेज दो 1 कार्बन, तो अपने पास में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। फिर इधर क्या आएगा बताओ, C2H5। इधर भी क्या आएगा अपने पास,
C2H5 और C2H5 की टोटल स्ट्रक्चर, यानी ये पूरी एक स्ट्रक्चर होगी, तो टोटल नंबर ऑफ कीटोन तो अपने पास में आ जाएंगे 3 और टोटल नंबर ऑफ एल्डिहाइड आ जाएंगे 4 एंड इन सब का टोटल कर देंगे, टोटल हमारे पास 7 कार्बोनिल ग्रुप आएंगे, कार्बोनिल स्ट्रक्चर आएंगे। क्या आपको ये सब चीज़ें क्लियर हैं? बहुत ही सिंपल तरीका। एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, बहुत सिंपल तरीके से हम इसको कर सकते हैं। आपको ये लग रहा होगा कि अभी किस तरीके से, लेकिन अगर आपको ये मेथड समझ में आ गया तो आपको बहुत करेक्ट आंसर निकाल करके देगा और दूसरा बहुत जल्दी आंसर निकाल के देगा। तो आप फटाफट इसको कॉपी करें, फिर मैं एक क्वेश्चन और लिख। चलिए अब हमारे पास में एक और नया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम देखें तो आपको बोला गया है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी टोटल अमीन बतानी है, इन सबका टोटल करके बताना है। फॉर्मूला आपको दिया गया है C5H13N। अब बहुत ही सिंपल सा तरीका है, C5H13N अगर आपको दिया गया है तो आप इसका पहले तो आप DOU निकाल लें। इसका DOU भी 0 आएगा, कैसे पता चला सर? तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज अ ट्राइवेलेंट स्पीसीज। ट्राइवेलेंट स्पीसीज आप जितनी हटाते हैं, ट्राइवेलेंट स्पीसीज के अकॉर्डिंग आप उतना ही हाइड्रोजन को माइनस कर दें। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, एक आपके पास में ट्राइवेलेंट एटम है, ट्राइवेलेंट एटम को हटा रहे हैं तो उतना ही हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? C5H12 हो जाएगा, सही है। तो फॉर्मूला बनेगा C5H12 और उसका DOU 1 ही होता है। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं 1 डिग्री अमीन के बारे में, ठीक है। हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? 1 डिग्री अमीन के बारे में। आप सभी को पता है कि 1 डिग्री अमीन जो होती है, 1 डिग्री अमीन की कंडीशन क्या होती है? ध्यान से देखना। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको 1 डिग्री अल्कोहल में बताया था कि 1 डिग्री अल्कोहल के लिए रिक्वायरमेंट कंडीशन CH2OH होती है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ आपके पास सिर्फ NH2 इज द रिक्वायरमेंट ऑफ 1 डिग्री अमीन। तो 1 डिग्री अमीन कैसे बनाएंगे? NH2 लिख दिया आपने। अब ये जो NH2 है यहाँ से आप इसको हटाएं तो क्या बनेगा? C5H, बताओ कितना बनेगा? C5H10 और C5H11 C5H11 की टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कितनी आती है? टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स आती है 8। आपका आंसर आ गया 1 डिग्री का। 2 डिग्री बनाना है तो 2 डिग्री अमीन बनाओ आप लोग। कैसे बनाएंगे 2 डिग्री अमीन? 2 डिग्री अमीन के लिए आप लोग क्या करेंगे? कंडीशन क्या होगी बताओ? ये नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन होगा, एक यहाँ पे वैलेंसी फ्री होगी, एक यहाँ से वैलेंसी फ्री होगी। दिस इज द रिक्वायरमेंट कंडीशन ऑफ 2 डिग्री अमीन। अब आप क्या करो, सबसे छोटा ग्रुप यहाँ लिख दो। आपने लिख दिया CH3, यहाँ क्या बन जाएगा? C4H9। C4H9 की टोटल कितनी स्ट्रक्चर आती है? 4 स्ट्रक्चर आती है। अब ग्रुप को स्विच करना चालू करो या शिफ्ट करना चालू करो। यहाँ से एक कार्बन हटाओ, यहाँ लगाओ, तो यहाँ बचेगा C3H7। C3H7 के बाद में यहाँ आएगा NH, फिर यहाँ आएगा C2H5, तो इससे 2 स्ट्रक्चर और आएगी, ठीक है। अब एक और शिफ्ट करो। अच्छा, जब आप एक और शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा? जैसे ही आप एक कार्बन को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आपके पास में क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ आपके पास में C3H7 और यहाँ आपके पास में क्या आ जाएगा? C2H5। तो वो दोनों एक दूसरे की आइडेंटिकल हो जाएगी। तो अगर मैं 3 डिग्री की बात करूँ, 3 डिग्री के अंदर अगर हम देखें तो आपके पास रिक्वायरमेंट कंडीशन होती है N, फिर यहाँ आएगा CH3, यहाँ आएगा CH3, और बताओ आपने अगर 2 कार्बन हटाएं तो वहाँ से कितना बन जाएगा? C3H7। C3H7 की टोटल कितनी स्ट्रक्चर आती है? 2। एक कार्बन को शिफ्ट कर दो, एक कार्बन को जैसे शिफ्ट करेंगे यहाँ बनेगा C2H5 N, फिर यहाँ बनेगा C2H5, फिर यहाँ क्या आएगा बताओ? CH3। क्या ये पूरी की पूरी एक स्ट्रक्चर आ चुकी है? तो टोटल काउंट करेंगे तो 8, तो 10, 10 4 14, 14 और 3 17, टोटल 17 स्ट्रक्चर आती है। सोचो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए और आपसे बोला जाए कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री प्राइमरी अमीन का टोटल सम कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आएगी 17। अगर आप 17 स्ट्रक्चर्स बना के देखेंगे तो ये बिल्कुल सही होगा कि आप या तो 17 स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे, और अगर बना लेते हैं तो आपको जो टाइम होगा बहुत ज़्यादा चला जाएगा। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप अपने 5 क्वेश्चंस का टाइम जो है ख़राब कर चुके होंगे, क्योंकि 17 स्ट्रक्चर बनाना, सबसे पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स बनानी है, और बाई चांस अगर कोई स्ट्रक्चर सिमिलर बन जाती है, दिखने में आपको अलग लग रही है, तो उसका और दिक्कत। सही है, तो सोचो कितने सिंपल तरीके से हम लोगों ने 17 स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि बना करके दिखाओ, हमसे सिर्फ नंबर पूछे जाएंगे, तो हमें नंबर कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से करेंगे, और हम अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे जो जेईई मेंस के अंदर पूछे गए हैं। क्लियर? एंड अगर आपको ये पूरा का पूरा मेथड जो है वो समझ में आया है स्ट्रक्चरल आइसोमर को फाइंड आउट करने का, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी स्ट्रक्चरल आइसोमर का ये मेथड सीख सकें और विदिन 30 सेकंड अपना आंसर जो है वो निकाल सकें, और स्ट्रक्चरल से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट से मैंने आपको ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको एक्सप्लेन करा है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड इससे रिलेटेड डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम पूरा का पूरा
क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आप उस लेक्चर को भी अटेंड करेंगे। और जो लोग कंप्लीट सीरीज़ को देख रहे हैं उस आप आगे भी देखते जाएं, फिजिकल की भी सीरीज़ आने वाली है बहुत जल्दी, और उसके बाद इनऑर्गेनिक की भी कुछ सीरीज़ हम लोग लेकर के आएंगे। सो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।